अपनी राख से तू उड़ जा अब तलाश में, परवाज़ देख परवाने की, आसमां भी सर उठाएगा। आएगा अपना टाइम आएगा, मेरे जैसा शाना लाला तुझे ना मिल पाएगा। ये शब्दों का ज्वाला मेरी बेड़ियां पिघलाएगा, जितना तूने बोया है तू उतना ही तो खाएगा। ऐसा मेरा ख्वाब है जो डर को भी सताएगा, जिंदा मेरा ख्वाब अब कैसे तू दफनाएगा। अब हौसले से जीने दे, अब खौफ नहीं है सीने में, हर रास्ते को चीरेंगे हम, कामयाबी छीनेंगे। सब कुछ मिला पसीने से, मतलब बना अब जीने में। क्यों? क्योंकि अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा। अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते, वेलकम टू के कॉमर्स एकेडमी एंड कॉग्निटिव क्लासेस बोथ टुगेदर। स्टूडेंट्स, हम आपका स्वागत करते हैं अकाउंट असिस्टेंट की बैच में, और आज है डे नंबर 5, राइट। डे नंबर 5, एक एक करते करते डे नंबर 5 तक हम पहुंच गए। अब इस डे नंबर 5 में हम क्या स्टडी करने वाले हैं बच्चों? इसके पहले तो हमारा कुछ एक्सरसाइज वगैरह बाकी है, लेकिन उसका डिस्कशन हम बाद में करेंगे। और याद रखना, जो भी डिस्कशन वाला पार्ट रहेगा, फिर होमवर्क रिलेटेड हो या डाउट रिलेटेड हो, मैक्सिमम विल ट्राई टू कीप दिस एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर। ठीक है, लेक्चर के एंड में रखने का ट्राई करेंगे। बाकी लेक्चर पूरा पहले टीचिंग हो जाएगा, फिर बाद में जो कुछ भी रहेगा डिस्कशन करेंगे। ओके, यस स्टूडेंट्स, धन्यवाद। चलो, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का पार्ट। देखो कंटेंट में लिखा हुआ है मैंने, आज का हम देखेंगे यूनिट नंबर 2, जिसका नाम है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग। लेकिन वो स्टार्ट करने से पहले कुछ लिखा है बच्चों आपके लिए। टफ टाइम डजंट लास्ट बट टफ पीपल डू, राइट। देखो ऐसा होता है आपके लिए, फिलहाल शायद से टफ टाइम भी होगा। एग्जाम स्टडी करना है और एग्जाम क्रैक करना है। एक्चुअली देखा जाए तो टफ क्यों है, मतलब ये एग्जाम ऐसे दुनिया से कुछ अलग नहीं है, बट टफ इसलिए बन जाती है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। जब पार्टिसिपेट करने वाले इतने सारे लोग हो और पोस्ट इतनी लिमिटेड, तब जाके थोड़ा टफ बन जाता है। बट वी आर टफ पीपल एंड वी विल सर्वाइव इन दिस। ओके, हमें सर्वाइव करना है, दैट्स इट। तो डेफिनेटली आप टफ रहोगे एग्जाम के लिए, खुद के लिए टफ बनना है बच्चों। नॉर्मली हम दूसरे के लिए टफ होते हैं। भाई मैंने तुझे बोला था, तूने मेरा काम क्यों नहीं किया, हम दूसरे के लिए टफ होते हैं। लेकिन मैंने सोचा था सुबह 5 बजे उठने का, साला नींद क्यों नहीं खुली, हम खुद के लिए टफ नहीं होते। हम खुद के लिए एकदम लीनियंट होते। जाने दो ना यार, 5 नहीं तो 7 बजे तो उठ गए ना, आज कल उठ जाएंगे, ऐसा खुद को संभाल लेते हैं। बट वी हैव टू बी टफ फॉर स्टडीज। ओके, तो स्टूडेंट्स, जैसे टफ बनना है स्टडी के लिए, तो पहले करते हैं स्टडी स्टार्ट। तो आज हम देखेंगे यूनिट नंबर 2, जिसका नाम है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग। स्टूडेंट्स, अगर वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 ऐसा 1 to 1 पेज टू पेज लाइन टू लाइन पढ़ेंगे ना स्टूडेंट्स, ये नहीं, लेकिन इसके अगली जो अकाउंट असिस्टेंट वाली एग्जाम रहेगी ना, तब तक तो पक्का स्टडी हो जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट ऐसा हम नहीं करेंगे। इसमें से जो रिलेवेंट लगेगा वो मैं बताते जाऊंगा। जो कंसेप्ट है उसका बस मीनिंग एक्सप्लेन करने पे फोकस रहेगा, लेकिन इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर कंसेप्ट में वर्ड टू वर्ड रीड करो। ठीक है, और ऑफ कोर्स आपके पास बुक है, आप रीड करो। रीड करने के बाद डाउट आए तो वापस भी डिस्कस करेंगे उसको। नाउ यूनिट नंबर 2, जिसका नाम है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग। अब इसमें क्या देखेंगे हम? बेसिकली फिलहाल तो सब कंसेप्ट वाले टॉपिक चल रहे हैं, तो इसमें भी कुछ कंसेप्ट से दिए हुए हैं। चलो देखते हैं एक एक। बुक कीपिंग बच्चों, बुक कीपिंग हमने देखा। बुक कीपिंग मतलब सीधी बात, रिकॉर्ड मेंटेन करना है सिस्टमेटिकली। तो मीनिंग देखते हैं उसका, मीनिंग और डेफिनेशन। ठीक है, तो सबसे पहले मीनिंग। बुक कीपिंग इज अ प्रोसेस ऑफ, इसमें क्या होता है? अरे पेन किधर गया मेरा? हाँ, आ गया। बुक कीपिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ओके, एकदम सिंपल सा मीनिंग बुक कीपिंग का क्या दिया है? रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ओके, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मतलब जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं ना बच्चों, मतलब हम बिजनेस कर रहे हैं तो जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो एक बुक में सिस्टमैटिकली लिख के रखना, दैट इज बुक कीपिंग। ओके, ये प्राइमरी स्टेज है बच्चों, याद रखना, बुक कीपिंग इज प्राइमरी स्टेज। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं अब। बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग्स इन अ सेट ऑफ बुक्स। ओके, बुक कीपिंग क्या है? आर्ट है, एक स्किल है। किस चीज का? रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन, रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग्स इन अ सेट ऑफ बुक्स। तो बुक्स में सिस्टमैटिकली रिकॉर्डिंग करना है, तो बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग्स इन अ सेट ऑफ बुक्स।
मीनिंग एक ही है, मीनिंग था वही डेफिनेशन में, बस थोड़े वर्डिंग अलग है। फीचर्स, बुक कीपिंग के फीचर्स, इसमें क्या क्या होता है? सबसे पहले प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, बुक कीपिंग में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं, ठीक है। दूसरा, कौन से ट्रांजैक्शन? ओनली मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। मॉनिटरी ट्रांजैक्शन मतलब ऐसे ट्रांजैक्शन जो इन टर्म्स ऑफ मनी, रुपीज, पैसे में आप मेजर कर सकते हो कितने रुपीज का था, ठीक है। नेक्स्ट, बुक कीपिंग इज द प्राइमरी स्टेज इन अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग बड़ी कंसेप्ट है, बड़ी प्रोसेस है, जिसमें बुक कीपिंग ये फर्स्ट स्टेप है। बुक कीपिंग अगर प्रॉपर हो तो अकाउंटिंग हो सकता है, ठीक है। बुक कीपिंग इंक्लूड्स, बुक कीपिंग में दो चीजें आती है, एक है जर्नलाइजिंग और दूसरा लेजर प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग या फिर उसको पोस्टिंग भी बोल सकते हैं। तो जर्नल प्रिपेयर करना और जर्नल के बेसिस पे लेजर बनाना, ये दो चीजें आती है बुक कीपिंग में, ठीक है। स्टूडेंट्स, अगर आपको लग रहा है कि मेरा स्पीड ज़्यादा हो गया तो मुझे बताइए, लेकिन मेरे हिसाब से मैं स्पीड नहीं बढ़ा रहा हूँ, बस दिया बहुत कुछ है, उसमें से काम की चीज़ ले रहा हूँ, शायद इसलिए आपको फास्ट लग सकता है। अरे बाप रे, यूनिट नंबर 2 तो खत्म भी हो गया, ऐसा में भी आपको हो सकता है, शॉक लग सकता है। लेकिन शॉक लग रहा है, अगर नहीं समझ रहा है तो पूछ लो, ठीक है। यस बच्चों, एमसीक्यूज का जो डिस्कशन है, एमसीक्यूज यूनिट 1 या फिर अभी यूनिट 2 भी आज खत्म होने वाला है इसका एमसीक्यूज, तो एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे हम, स्पेशल उसके लिए लेक्चर रखेंगे, मतलब 40 मिनट्स का एक सेशन रहेगा, उसमें हम डिस्कस कर लेंगे एमसीक्यूज या फिर जो भी आपके डाउट सेशन रहेंगे वही रखेंगे हम, ठीक है। और मेरे हिसाब से डाउट सेशन में वही बच्चे रहेंगे जिन्होंने सच में कुछ पढ़ाई की है, जो टाइम पास कर रहे हैं या फिर जो स्टडी नहीं कर रहे हैं, घर पे देख भी नहीं रहे क्वेश्चन, वो बच्चे उस लेक्चर में रहेंगे भी नहीं, ठीक है। तो वो ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेगा, आप स्टडी करने के बाद हम डिस्कस करें। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग करने का क्या उद्देश्य है, क्यों करते हैं बुक कीपिंग? फर्स्ट, कंप्लीट एंड परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन। जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हुए उसका कंप्लीट रिकॉर्ड रहेगा हमारे पास, वो भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्रोनोलॉजिकल मतलब डेट वाइज सीक्वेंस, ठीक है। नेक्स्ट, टू असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, हमें ये समझ सके कि साल भर में हमने कितना प्रॉफिट कमाया, लॉस हुआ। नेक्स्ट, असर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। असर्टेन मतलब डिसाइडिंग, कैलकुलेट करना, ठीक है। तो कैलकुलेटिंग फाइनेंशियल पोजीशन मतलब सामने किसी पर्सन के पास कितना एसेट है, कितना लायबिलिटी है, ये असर्टेन करना, ये बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है। नेक्स्ट, टू नो द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस। अरे हाँ, ये भी तो समझना चाहिए ना कि बिजनेस प्रोग्रेस हो रही है या डूबते जा रहे हैं हम। तो 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 3 साल हुआ, 10 साल से अगर बिजनेस कर रहे हैं, 10 साल से बिजनेस हो रहा है, तो एग्जैक्टली उसमें प्रोग्रेस हो रही है या नहीं, वो भी देखना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट, टू फाइंड आउट टैक्स लायबिलिटीज। टैक्स लायबिलिटी भाई डेफिनेटली अगर आप बिजनेस कर रहे हो, ऑफकोर्स बच्चों गवर्नमेंट को टैक्सेस तो पे करने पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम प्रॉपरली अकाउंटिंग मेंटेन रखेंगे, प्रॉपरली प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकेंगे, तो हम टैक्स पे कर सकेंगे। तो टैक्स अथॉरिटीज को टैक्स पे करना, ये भी एक रीजन है बुक कीपिंग का। नेक्स्ट, टू फुलफिल द लीगल रिक्वायरमेंट्स। बच्चों ये लॉजिकल है और लीगल भी है, मतलब लॉ ने बोला हुआ है अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो यू हैव टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और वो लीगल रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए भी हमें बुक कीपिंग करना पड़ता है, ठीक है। पर्टिकुलरली इन बैलेंस शीट, राइट, हाउ इट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग, ओके। इज इट पॉसिबल टू नो द फाइनेंशियल पोजिशन फ्रॉम लेजर्स एंड जर्नल्स ओनली? ओके ओके, यस स्टूडेंट्स, डेफिनेटली बुक कीपिंग करके हम इनकम नहीं निकाल सकते। देखो दो चीजें होती है ना बिजनेस में, एक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन, ओके। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मतलब क्या, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो फाइंड करना, जो हमें पता चलता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। दूसरा, फाइनेंशियल पोजीशन मतलब एसेट्स और लायबिलिटीज फाइंड करना, ठीक है, जो होता है बैलेंस शीट में। लेकिन बुक कीपिंग में तो सिर्फ जर्नल और लेजर है सर, यहाँ पे तो फाइनल अकाउंट कुछ है ही नहीं, वो तो अकाउंटिंग के आगे का प्रोसेस है, तो इसका ऑब्जेक्टिव कैसे हुआ, राइट। बच्चों आज मैं जो पढ़ा रहा हूँ एग्जैक्टली यही एग्जाम में आने वाला है, आपको पता है नहीं, फिर भी आप ये स्टडी कर रहे हो, क्यों? क्योंकि इसके बाद चैप्टर नंबर मैंने डायरेक्टली 4 स्टार्ट किया, तो आपको प्रॉब्लम क्यों आया? सर अगर आप टॉपिक 1 और 2 पढ़ाओगे, हमें बेसिक पता होगा तो हम आगे जा सकेंगे, राइट। तो आगे के कंसेप्ट समझेंगे तभी हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। एग्जैक्टली वही तो बात है ना बच्चों, अगर हम बुक कीपिंग करेंगे, बुक कीपिंग मतलब रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे सिस्टमैटिकली, मतलब जर्नल में, तभी लेजर हो सकता है। अगर लेजर बनाया तभी ट्रायल बैलेंस हो सकता है, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा। तो पूरा साइकिल है ना बच्चों अकाउंटिंग का, तो साइकिल तो स्टार्ट तो बुक कीपिंग से होता है ना, इसलिए बुक कीपिंग का ये सब करना ऑब्जेक्टिव है, समझ रहे हो? यस
ओके, तो आई हैव टू रिपीट द फाइनेंशियल पोजीशन ना। ओके, समझ लो फाइनेंशियल पोजीशन मतलब क्या, ध्यान से सुनो बच्चों। हाँ नेट, यस यस यस, सब लोग जो भी बोल रहे हैं वो सब कुछ राइट है। टैक्स इज अ लायबिलिटी, उस पर भी आता हूं मैं, ध्यान दो। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, यस, कुछ बोला शायद। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मतलब प्रॉफिट एंड लॉस। मैं भी बिजनेस में बैंक में गया लोन लेने, मैंने बोला कि पिछले साल मैंने 10 लाख रुपए कमाए क्लासेस में, मुझे लोन चाहिए। अरे वो बांटने के लिए थोड़ी बैठे। क्लासेस मतलब बिजनेस, मतलब प्रोफेशन है वैसे तो, लेकिन बिजनेस या प्रोफेशन जो भी है इसमें रिस्क तो है। आज मेरे पास 500 बच्चे हैं, शायद नेक्स्ट ईयर 50 बच्चे हो सकता है ना। इसलिए बैंक क्या देखती है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस तो देख लिया, मतलब साल भर में कितना कमाता हूँ, साथ में ये भी देखना पड़ता है कि इनके पास प्रॉपर्टी वगैरह क्या क्या है। अगर इन केस अगर बिजनेस नहीं चला तो एटलीस्ट इनके पास इतनी प्रॉपर्टी है क्या कि वो बेचकर हमें लोन रिपे कर सके। वो देखने के लिए फाइनेंशियल पोजीशन है, मतलब एक स्टेटमेंट बनाया जाता है जिसमें पूरी समरी होती है, मेरे पास कितना पैसा है, मतलब प्रॉपर्टी वगैरह, और मेरे ऊपर कितना लोन है, दैट इज बैलेंस शीट, उसे बोलते हैं फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, ये है फाइनेंशियल पोजीशन। यस, आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू नाउ। आगे देखो, एडवांटेजेस ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग के क्या क्या फायदे हैं। फर्स्ट, सिस्टमैटिकली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें डेटा मिल जाएगा, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मिल जाएगा ना, डेट वाइज पूरा का पूरा डेटा हमें मिल सकता है बुक कीपिंग से, और वो डेटा भी परमानेंट और रियलाइबल रहेगा। मतलब इन केस, यस, इन केस अगर कोई कस्टमर बोलता है कि नहीं नहीं मैंने आपसे माल ही नहीं खरीदा था, मुझे तो याद ही नहीं रहा, डोंट वरी, हमारे पास बुक कीपिंग है, उसमें हमने लिखा हुआ है, परमानेंट रिकॉर्ड है हमारे पास। और हाँ, रिकॉर्ड मेंटेन करके रखा तो कोर्ट में भी जा सकते हो ना। देखो बच्चों, इन द कोर्ट ऑफ लॉ अगर आप कोर्ट में गए, वहां पे सीधा सीधा जज बोलेंगे ये कोर्ट चलता है सिर्फ सबूतों के और क्या बोलते हो, हाँ, सबूतों के बुनियाद पे चलता है। ठीक है, कहने का मतलब एविडेंस होना चाहिए, तो एविडेंस होता है बुक कीपिंग। ठीक है, परमानेंट रिकॉर्ड होता है। नेक्स्ट, यूजफुल टू गेट द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। बुक कीपिंग ऑफ कोर्स अगर सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन रखोगे तो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मिल सकेगी। नेक्स्ट, इट हेल्प्स टू हैव कंट्रोल ओवर द बिजनेस एक्टिविटीज। देखो बच्चों, इसके बुक कीपिंग की वजह से बिजनेस एक्टिविटीज पे कंट्रोल हो सकता है। सर अब ये कैसे, बिजनेस एक्टिविटी पे कैसे कंट्रोल लाओगे। देखो बिजनेस में फॉर एग्जांपल मैंने देखा कि यार स्टेशनरी के नाम पे बहुत खर्चा हो रहा है, मतलब मेरा बिजनेस है, टर्नओवर है 10 लाख का, और स्टेशनरी नाम के खर्चा 60,000 रुपये, स्टेशनरी इतना क्या किया स्टेशनरी का खर्चा, तो वो खर्चा मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, ध्यान रखूंगा ऐसे कैसे स्टेशनरी लग रही है, कोई वेस्ट तो नहीं कर रहा है मेरा स्टाफ, ऐसा तो नहीं कि चोरी करके लेकर जा रहा है, तो वो एक्सपेंस कैसे कम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, उस पर मैं फोकस करूंगा। लेकिन ये क्यों पॉसिबल हुआ, बिकॉज ऑफ बुक कीपिंग। नेक्स्ट, रिकॉर्ड्स प्रोवाइडेड बाय बिजनेस सर्व एज अ लीगल एविडेंस। जैसे मैंने आपको बोला, डिस्प्यूट मतलब अगर कोर्ट में झगड़ा वगैरह हुआ तो हमारे पास लीगल एविडेंस होता है, क्या, बुक कीपिंग, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ। ओके, नेक्स्ट, कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ओवर द ईयर्स इज पॉसिबल। देखो बच्चों, हमारी कंपटीशन किसके साथ है, अभी आप भी एग्जाम दे रहे हो बच्चों, आपकी कंपटीशन किसके साथ है, सर हमारे क्लास में वो टॉपर है उसके साथ है, अरे नहीं सर मेरे बाजू में रहता है उसके साथ है, अरे किसी के साथ नहीं है, बस आपके पास्ट के साथ है। आपने इसके पहले क्या स्टडी किया है, ये एक पार्ट, और आप आज क्या कर रहे हो, ये एक पार्ट, आपकी कंपैरिजन खुद के साथ है। वैसे ही बिजनेस में भी होता है, हम एवरी ईयर कुछ ना कुछ प्रोग्रेस करते जा रहे हैं, तो हमारी कर रहे हैं या नहीं, प्रोग्रेस कर रहे हैं या नहीं, तो हमारी कंपटीशन खुद के साथ है। लेकिन ये कब समझेगा, जब हम कंपेयर करेंगे, और कंपैरिजन करने के लिए बुक कीपिंग जरूरी है। जब बुक कीपिंग प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन होगा तब हम हमारा पास्ट मतलब लास्ट ईयर का प्रॉफिट और करंट ईयर ये हम कंपैरिजन कर सकते हैं। नेक्स्ट, ऑफ कोर्स टैक्स लायबिलिटी फाइंड करने के लिए यूजफुल है बुक कीपिंग। ठीक है, अगर आप देखो ना बच्चों, घूम फिर के वही पॉइंट आते हैं हर जगह पे। ठीक है, लेकिन ज्यादा डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ऐसा तो नहीं क्वेश्चन आएगा ना, एक्सप्लेन द एडवांटेज ऑफ बुक कीपिंग, ऑफ कोर्स नॉट। ओके, आपको ऐसा आ सकता है एडवांटेजेस ऑफ बुक कीपिंग जिसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, राइट, तो इसलिए ये नाम याद रखना जरूरी है, क्या क्या था। नेक्स्ट, लिमिटेशन ऑफ बुक कीपिंग। यस, क्या बोल रहे हो।
टैक्स लायबिलिटी लास्ट वाला पॉइंट क्या? ओके ओके ओके, सुनिए बच्चों, देखो हुआ ऐसा, मैंने मेरे बिजनेस में देखो इनकम टैक्स रिटर्न, अगर आपको ये कंसेप्ट पता होगी, इनकम टैक्स रिटर्न मतलब हम क्या करते हैं खुद। देखो इंडिया में कैसा है कि इंडिया में हमें खुद को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ता है, हमें मतलब हमारा सीए करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। तो हम खुद से गवर्नमेंट को बताते हैं कि हमने साल भर में कितना कमाया, हम खुद डिस्क्लोज करते हैं गवर्नमेंट को, ठीक है। अब मैंने बताया कि 10 लाख रुपए कमाया और अकॉर्डिंगली टैक्स कैलकुलेट करके फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए मैंने टैक्स पे कर दिया, ओके। लेकिन गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं से खबर लग गई कि सर जी तो बहुत फॉर्म में है, सर जी तो बहुत कमा रहे हैं, महाराष्ट्र के साथ तो अब तक जम्मू कश्मीर को भी सर का क्लास पहुंच चुका है, सर तो इतने पैसे छाप रहे, सर टैक्स नहीं भर रहे, सर की इनकम कम से कम 50 लाख होगी लेकिन वो 10 लाख बता रहे हैं। अरे बाप रे, उन्होंने मुझे नोटिस भेज दी इनकम टैक्स वालों ने, भाई प्रूफ करो कि आपका इनकम 10 लाख ही है, हमें प्रूफ चाहिए सब चीज़ों का, हमें डाउट है आपके इनकम पे, ठीक है। तो फिर अब क्या करें, अब मेरे पास क्या प्रूफ रहेगा? बुक कीपिंग। बच्चों ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, मैं जो सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड मेंटेन करके रखता हूँ, जो भी लिख के रखता हूँ, ये सब एविडेंस में इनकम टैक्स ऑफिस को दिखाऊंगा, ये देखो भाई इसमें सब हिसाब लिखा हुआ है मैंने, जितना आया जितना गया, जो आने वाला है जाने वाला है, जो भी है सब कुछ मैंने इसमें लिखा हुआ है, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। दूसरी बात, हमें खुद को टैक्स भरने के लिए देखो इनकम टैक्स नाम तो सुना होगा, इनकम टैक्स का मतलब क्या होता है? इनकम पे टैक्स, मतलब जितना इनकम रहा उस पर टैक्स। लेकिन इनकम पता कैसे चलता है? बुक कीपिंग की वजह, ओके। इसलिए बुक कीपिंग जरूरी है, ओके। तो बुक कीपिंग देखो, जर्नल मतलब डे बुक, देखो बुक कीपिंग ये प्रोसेस है, ओके। बुक कीपिंग इज अ प्रोसेस, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। देखो मैं अभी आपको क्या कर रहा हूं? टीचिंग, तो टीचिंग इज अ प्रोसेस, राइट? टीचिंग इज अ प्रोसेस। तो वैसे बुक कीपिंग इज अ प्रोसेस, एक प्रोसेस है लिखने की प्रोसेस, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग करना, और जिसमें लिखा जाता है उसे डे बुक या फिर जर्नल बोलते हैं, ओके। जिसमें डे टू डे ट्रांजैक्शंस लिखे जाते हैं उसे जर्नल, JOURNAL, और उसका दूसरा नाम डे बुक है। बुक कीपिंग को डायरेक्ट डे बुक नहीं बोल सकते, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसके क्या लिमिटेशन है? लिमिटेशन मतलब निगेटिव पॉइंट क्या है भाई? ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। हाँ भाई ये बात तो है, पूरे अकाउंट्स में हम सिर्फ वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं जो इन टर्म्स ऑफ मनी होता है। जैसे एग्जांपल, मेरे पास स्किल्ड लेबर है, हमारे लेबर इतनी स्ट्रांग एम्प्लॉय कमिटी हमारी, मतलब मेरी सबसे बड़ी एसेट ये एम्प्लॉयज है, एम्प्लॉय है तो मैं हूँ, ये है तो बिजनेस है, ओके। बहुत स्ट्रांग है, मतलब टैलेंटेड है, एक्सपीरियंस्ड है, और ऐसे जो एम्प्लॉयज की टीम है, इसकी वजह से मेरा बिजनेस चल रहा है। तो क्या ये मैं दिखा सकता हूँ मेरे एसेट में, प्रॉपर्टी में, बैलेंस शीट में? हाँ भाई मेरे पास इतने 50 लाख के एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय की थोड़ी ना कोई कीमत है। तो कहने का मतलब वो मॉनिटरी नहीं है, और अगर वो मॉनिटरी नहीं है तो अकाउंटिंग में कहीं नहीं आएगा, मतलब बुक कीपिंग में नहीं आएगा। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस आर नॉट कंसिडर। देखो बच्चों, मैंने सैलरी पे किया, फॉर एग्जांपल 2 साल पहले की कंपैरिजन कर रहा हूं मैं, ठीक है। 2 साल पहले मेरा सैलरी का एक्सपेंस था 4 लाख रुपए। मेरे पास जो भी स्टाफ है, ओके, टीम जो है हमारी, उनको मैं सैलरी पे करता हूं, तो मेरा एक्सपेंस था 4 लाख रुपए। और अगर करंट ईयर की मैंने कंपैरिजन की तो पता चला कि मेरा करंट ईयर का एक्सपेंस है 8 लाख रुपीज। अरे बाप रे सर, एक्सपेंस तो डबल हो गया, बढ़ रहा है। अरे हाँ, लेकिन महंगाई भी तो बढ़ रही है, हर चीज बढ़ रही है ना बच्चों, पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं, तो महंगाई बढ़ रही है, लेकिन कंपैरिजन में हमें क्या दिखता है? सिर्फ 4 और 8, लेकिन 2 साल पहले के 4 लाख आज के 6 लाख तो होंगे ना। या फिर ऐसे समझो, 5 साल 10 साल पहले के 4 लाख, वो कितने ज्यादा थे बच्चों? आज मतलब वो 4 लाख मतलब आज के 7 8 10 लाख होते हैं, राइट? तो ये कंपैरिजन यहां पे नहीं किया जाता। नेक्स्ट, फाइनेंशियल डेटा रिकॉर्डेड आर हिस्टोरिकल इन नेचर। हाँ ये बात है, फाइनेंशियल डेटा यहाँ पे देखो जो ट्रांजैक्शन हो चुका है वही हम रिकॉर्ड करेंगे ना। मुझे लगता है कि मेरा अगला साल 20 लाख का सेल होगा, तो मैं वो लिख के रखूंगा? नहीं 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 नहीं, वो बुक कीपिंग नहीं किया जाता, ठीक है। बुक कीपिंग कौन से ट्रांजैक्शन किए जाते हैं? जो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुके हैं। सेकेंड पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, बुक कीपिंग डिफरेंट फ्रॉम डे बुक। बुक कीपिंग बच्चों, बुक कीपिंग में वही बोल रहा हूँ, बुक कीपिंग ये प्रोसेस है, और डे बुक ये एक बुक है, तो दोनों अलग है, यस, ठीक है।
अब सेकंड पॉइंट क्या था, इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल। देखो हमें बुक कीपिंग की वजह से कंपैरिजन करते आता है पास्ट ईयर्स का करंट ईयर के साथ, ठीक है। आप बोलोगे कि 10 साल पहले मेरे पापा बिजनेस करते थे, उन्होंने कमाया था 4 लाख रुपए, और आज मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैंने खुद ने 8 लाख रुपए कमा लिए। अरे हाँ, लेकिन 10 साल पहले के 4 लाख, उसकी आज की वैल्यू क्या है वो हम नहीं कंसिडर कर रहे ना, समझ रहे हो। जो इन्फ्लेशन हुआ है वो हम कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल्स आर नॉट कंसिडर, यहाँ पे प्राइस लेवल नहीं कंसिडर किया जाता। नेक्स्ट, बेस क्या, डिफरेंस क्या है बुक कीपिंग में और अकाउंटिंग में। वैसे तो ये थोड़ा सा हो चुका है, क्योंकि फर्स्ट डे मैंने दूसरे बुक से आपको पढ़ाया था, पर ठीक है, फटाफट से आपको ये भी बता देता हूँ। बुक कीपिंग में क्या है, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग द ट्रांजेक्शंस, ठीक है, ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करके रखना और क्लासिफाई करना, दैट्स इट। दूसरा, अकाउंटिंग में क्या क्या आता है, रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग भी है, क्लासिफाइंग मतलब 2 पॉइंट तो है ही, एडिशनल क्या क्या है इसमें, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग, ये भी आता है, ओके। तो अकाउंटिंग ये बड़ी कंसेप्ट है जिसमें रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग, इसके साथ साथ समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग वो भी आता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज, बुक कीपिंग इज प्राइमरी स्टेज और अकाउंटिंग इज सेकेंडरी स्टेज। पहले बुक कीपिंग किया जाता है और उसके हेल्प से अकाउंटिंग किया जाता है। यस, बोलो बोलो। ओके, देखो जो एक्चुअली डेफिनेशन है वो ठीक है, आपको बताता हूँ। सबसे पहले रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग मतलब क्या होता है, बिजनेस दिन भर में जो भी ट्रांजैक्शन हुए ना वो लिख के रखना, उसे बोलते हैं रिकॉर्डिंग, ठीक है। क्लासीफाइंग मतलब जो रियल, नॉमिनल, पर्सनल, वो देखा ना आपने जहाँ पे क्लासीफाई किया जा रहा था, ठीक है, कौन से टाइप के ट्रांजैक्शन से, तो वो होता है क्लासीफाइंग। नेक्स्ट, समराइजिंग की अगर बात करें ना, समराइजिंग मतलब उसमें क्या किया जाता है कि ट्रांजैक्शन, देखो बुक कीपिंग मतलब एक एक दिन के ट्रांजैक्शन लिखना, और समराइजिंग मतलब पूरे साल को एट ए टाइम देखना, एक ही पेज पर पूरे साल का डिटेल चाहिए, ओके, मतलब समराइज डेटा। जैसे आप अभी स्टडी कर रहे हो, आप एक एक वर्ड देख रहे हो, एक एक डेफिनेशन देख रहे हो, ओके, होले होले हो जाएगा सिलेबस, ऐसे स्पीड से चल रहे हो, लेकिन एग्जाम के पहले दिन ये स्पीड चलेगा, डेफिनेटली नहीं। सर फटाफट समरी बताओ, इस चैप्टर में क्या है, 5 मिनट में 10 मिनट में खत्म होना चाहिए, वो समरी होती है ना। वैसे अकाउंटिंग की समरी साल भर के ट्रांजैक्शन का शॉर्ट में डिटेल, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल मैंने एक परचेस किया 20,000 रुपए का, तो मैं एक एंट्री का रिकॉर्डिंग करूंगा, ये बुक कीपिंग का पार्ट है। लेकिन साल भर में मेरा टोटल 25 लाख रुपए का परचेस है, ये समराइजिंग की वजह से समझेगा, समझ रहे हो, जो अकाउंटिंग में किया जाता है समराइजिंग। नेक्स्ट, एनालाइजिंग। अब इसको एनालाइज करना मतलब क्या, देखो बच्चों, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो होती है, यस 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 यस, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब समराइजिंग है बच्चों, इसमें डेटा जो भी है वो समराइज किया जाता है पूरे साल का, ठीक है, यस राइट। शॉर्ट सेंस ऑफ होल डेटा, यस परफेक्ट, समराइजिंग मतलब पूरे डेटा, डेटा का शॉर्ट समरी, ठीक है। और एनालाइजिंग का मैं बता रहा था बच्चों, एनालाइजिंग मतलब क्या, एनालाइजिंग में डेटा देखकर, फॉर एग्जांपल प्रॉफिट है, लॉस है, ये देखकर हम एनालिसिस कर सकते हैं बिजनेस के बारे में, ये बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में है, या अच्छा है या बुरा है, हमारा एक्सपेंस ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, हमें क्या करना चाहिए, तो ये एनालिसिस का पार्ट है, एनालाइज, ठीक है, जो टॉप मैनेजमेंट करता है। नेक्स्ट, इंटरप्रिटिंग, इंटरप्रिट करना मतलब बैलेंस शीट वगैरह प्रिपेयर करना, ठीक है, वो इंटरप्रिटिंग का पार्ट होता है। यस बोलिए, क्या, जी बोलो जल्दी, क्या नहीं समझा।
थोड़ा थोड़ा जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रहा है। ओके ओके ओके। देखो बच्चों, एक्चुअली क्लासिफिकेशन तो ओके, हाँ ठीक है। क्या बोल रहे हो प्लीज? ओके 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 ओके। हाँ देखो, एक्चुअली क्लासिफिकेशन के अलग अलग तरीके होते हैं। एक तो जिसको सब्सिडियरी बुक बोलते हैं ना, सब्सिडियरी बुक्स मतलब क्या, जो भी ट्रांजैक्शंस है ना उसको डिवाइड कर दो, परचेस के अलग, सेल्स के अलग, परचेस रिटर्न के अलग से, सेल्स रिटर्न के अलग, तो ऐसे अलग अलग बुक बना दिए जाते हैं और उसमें ट्रांसफर किया जाता है, वो भी क्लासीफाइंग का पार्ट है। ठीक है, तो क्लासीफाइंग हम उसे रेफर करेंगे कि ट्रांजैक्शंस का क्लास डिसाइड करके, कैटेगराइज करके उसको अलग अलग बुक्स में डाल देना, दैट इज क्लासीफाइंग। ओके, नेक्स्ट। आगे, नेचर ऑफ जॉब। नेचर ऑफ जॉब में क्या है देखो, इट इज रूटीन एंड क्लरिकल इन नेचर। बच्चों, बुक कीपिंग कौन कर सकता है? कोई भी कर सकता है जो इवन बिगिनर है। मतलब फॉर एग्जांपल आपने तो बेसिक सा नॉलेज ले लिया किस चीज़ का, अकाउंटिंग का, ठीक है, रिकॉर्डिंग वगैरह कैसे करते हैं, तो आप खुद भी कर सकते हो। ठीक है, इवन शॉपकीपर है, ऐसा कोई पर्सन है जो साइंस वाला मतलब कॉमर्स से बिलोंग नहीं करता, वो भी कर लेगा, जस्ट बेसिक नॉलेज लगता है उसके लिए, ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, और क्लरिकल नेचर है, मतलब वही वही करना होता है रिपीटेड। ठीक है, लेकिन अकाउंटिंग इज एनालिटिकल इन नेचर। अकाउंटिंग में एनालिसिस किया जाता है, जो डेटा है उसका पूरा एनालिसिस किया जाता है, जिसके लिए क्लर्क या फिर अकाउंटेंट काम में नहीं आता, जिसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर एक्सपर्ट पर्सन चाहिए होता है उस फील्ड का। ठीक है, नेक्स्ट, नॉलेज रिक्वायर्ड। इट रिक्वायर बेसिक नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ जर्नलाइजिंग एंड पोस्टिंग। इसमें एकदम बेसिक नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि इसमें सिर्फ दो पार्टी करने हैं ना, जर्नलाइजिंग एंड पोस्टिंग। ठीक है, वो बेसिक मतलब इवन अकाउंटिंग का स्टार्ट है वो। ठीक है, नेक्स्ट, इट रिक्वायर नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, थॉरो नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। थॉरो मतलब डिटेल्ड, इन डेप्थ वाला नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, एनालिटिकल स्किल इज नॉट रिक्वायर्ड। अरे हाँ यार, हमने देख लिया ना, बेसिक नॉलेज चाहिए, फिर भी बोल रहे हैं एनालिटिकल स्किल इज नॉट रिक्वायर्ड, और यहाँ पे दिया है एनालिटिकल स्किल इज रिक्वायर्ड। नहीं नहीं, एनालिटिकल क्लासीफाई कैश बुक और बुक्स आल्सो एग्जाम। अरे हाँ ना, तो कैश बुक के एग्जाम्पल में, सॉरी सब्सिडरी बुक में क्या क्या आता है? परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, कैश बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक, जर्नल प्रॉपर, इतने आते हैं भाई। लेकिन फिलहाल बाउंसर जाएगा ना आपको हर चीज, इसलिए नहीं बता रहा हूँ, सिंपल है। ठीक है, आपको सभी तुरंत भी जानना है और इमीडिएट डोज दे दिया तो आप बोलते हो स्टार्टिंग से बेसिक से सिखाओ। ऐसा कैसे भाई? बेसिक से भी सिखाओ और सब कुछ आगे का एडवांस अभी से बता दो, दोनों चीजें नहीं होगी ना। एनालिटिकल स्किल्स, नहीं नहीं नहीं, एनालिटिकल इन द सेंस, देखो बच्चों, फॉर एग्जांपल, अरे अरे अरे, क्या बात है, क्या बात है, एक नंबर। We are not going to board exam, we are going to apply applied exam. So we need to clear all things. So as we told you, we don't know much more of accountancy, we are dependent wholly on you, sir. So we are asking you these questions, teach us like and we don't know anything of accountancy. Yeah, and give example also. क्या बात है? हाँ, मोहम्मद, सॉरी, अहमद जी, जो भी आपका नाम है फ्रेंड्स। अरे हाँ, पहली बात तो ये है कि आप अकाउंटेंसी में जीरो हो। ठीक है, मान लिया आपको जीरो से पढ़ रहे हो, लेकिन आप ये भी समझ लो कि आप जो एग्जाम देना चाहते हो ना,
इसके लिए इतना भी नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं जैसा पीएचडी का सोच रहे हो। आप जितना सोच रहे हो ना वो पीएचडी लेवल का सोच रहे हो। डायरेक्ट अकाउंटेंसी में स्पेशलाइजेशन करना है, बस लाइफ में सिर्फ अकाउंट्स करना है, इतना सोच रहे हो। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं टाइम टू टाइम कि इतना भी ओवरडोज करोगे तो सिलेबस ही खत्म नहीं होगा। इट मीन्स इन एनालिटिकल स्किल्स क्लर्क शुड हैव फुल नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग लाइक द होल फ्रॉम वाउचर टू बैलेंस शीट। ओके, देखो सिंपल चीज है, जो क्लर्क काम कर रहा है, ओके, या फिर जैसे बोलो जूनियर अकाउंटेंट, ठीक है, वो क्या करेगा, दिन भर के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करके रखेगा, ठीक है, और उसको सिस्टमेटिकली अकाउंट वाइज कि किस पर्सन ने कितना परचेस किया, तो पर्सन वाइज अलग अलग, पर्सन वाइज और थिंग वाइज अलग अलग अकाउंट बनाए जाते, वो करके रखेगा, ठीक है। उसके आगे का काम जो पर्सन करेगा वो स्किल्ड पर्सन रहेगा, जिसके लिए एक्सपर्ट नॉलेज की जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट, एनालिटिकल स्किल मतलब बच्चों, फॉर एग्जांपल बैलेंस शीट देखते भी आना चाहिए, पढ़ते भी आना चाहिए और समझते भी आना चाहिए, तीनों चीजें अलग है, ठीक है। बैलेंस शीट देखने के लिए सिर्फ आंखें चाहिए, जिसको आंखें है वो कोई भी देख सकता है बैलेंस शीट, ठीक है। देखते आना चाहिए, दूसरा क्या बोला मैंने, पढ़ते आना चाहिए, जिसको लैंग्वेज समझती है सर हिंदी इंग्लिश वो तो पढ़ लेगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इंटरप्रेट, समझते आना चाहिए। मतलब क्या, देखो बैलेंस शीट देखने के बाद है ना पूरा सामने वाले का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस समझता है, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट देखने के बाद। मतलब देखो सिर्फ ये नहीं समझता कि कितना प्रॉफिट और लॉस है, लेकिन ये भी हम समझ सकते हैं कि सेल्स के कंपैरिजन में इसका कितना परसेंटेज प्रॉफिट है, इसका मार्जिन कितना है, ओके, पिछले साल कितना मार्जिन था, इस साल कितना मार्जिन है। उसके बाद पूरे सेल्स के कंपैरिजन में एडवर्टीजमेंट पे कितना खर्चा हुआ है, तो ये ज्यादा है या कम है, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये सब एनालिसिस होता है बच्चों, ठीक है ना। तो एनालिटिकल स्किल, वो समझने के लिए जो स्किल लगती है उसे बोलते हैं एनालिटिकल स्किल। नेक्स्ट, रिलेशनशिप अमॉन्ग बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। ओके, अब ये तीनों का क्या रिलेशन है, जैसे अगर आप बॉक्स देख रहे हो बच्चों, बॉक्स पे से आपको समझ रहा होगा या फिर समझना चाहिए, सबसे छोटी कंसेप्ट है बुक कीपिंग, ओके, ये सबसे छोटी कंसेप्ट है, एकदम बेसिक, जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ ना बेसिक स्टार्टिंग को ही बुक कीपिंग। उससे थोड़ी बड़ी कंसेप्ट है अकाउंटिंग और उससे भी बड़ी कंसेप्ट है अकाउंटेंसी, ठीक है। लेकिन सिर्फ साइज देख के थोड़ी काम चलेगा सर, में है क्या वो बताओ। तो देखो क्या दिया हुआ है इन्होंने तो कुछ नहीं दिया, इन्होंने डायरेक्ट कंसेप्ट दे दिए। ओके, तो रिलेशनशिप देखो मैं पढ़ रहा हूं, बुक कीपिंग इज पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, बुक कीपिंग इज पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग बड़ी कंसेप्ट है, क्योंकि देखो मैंने आपको बोला ना, यहाँ पे भी देख लो आप, अकाउंटिंग का जो मीनिंग दिया हुआ है बच्चों इन्होंने, यहाँ पे क्या है, अरे 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 सेकंड, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग, यहाँ पे क्या है, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग, वो तो था ही, लेकिन अकाउंटिंग में और भी चीजें है ना, और भी चीजें जैसे समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड फाइनेंशियल डेटा, ये भी इसमें आता है, ठीक है। तो इसके लिए याद रखना, बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग बड़ी कंसेप्ट है, उसका छोटा सा पार्ट है बुक कीपिंग, ठीक है। नेक्स्ट, बुक कीपिंग इज पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, इट इज प्राइमरी स्टेज इन अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के प्राइमरी स्टेज है, सबसे पहले बुक कीपिंग करना पड़ता है, ठीक है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ, इसमें क्या होता है, इट इज प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ये तो हम देख चुके हैं सर, बुक कीपिंग में क्या होता है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। आगे, अकाउंटिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी, अरे बाप रे, अकाउंटिंग भी छोटी कंसेप्ट है, वो अकाउंटेंसी का पार्ट है। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, देखो आगे, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल डेटा। तो जो हमने ऊपर देखा अभी अभी वही है ना, ये सब कुछ यही तो नाम आया है सब। और आगे, अकाउंटेंसी मतलब क्या फिर, अकाउंटेंसी नया है, अकाउंटेंसी इज द सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस एंड कंटेन द स्टैंडर्ड्स, प्रिंसिपल्स, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन अकाउंटिंग। ओके, अब ये क्या है, अकाउंटेंसी इज द सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। बच्चों, अकाउंटेंसी एक नॉलेज है, ठीक है, अकाउंटिंग प्रोसेस एंड कंटेन द स्टैंडर्ड प्रिंसिपल्स। इसमें क्या क्या आता है, अकाउंटेंसी बहुत बड़े कंसेप्ट है, उसमें सबसे पहले आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स मतलब क्या,
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मतलब ऐसी चीज़ें, ऐसे स्टैंडर्ड्स जो आपने अकाउंटिंग में फॉलो करनी चाहिए। अगर आप अकाउंटिंग कर रहे हो तो आपको कुछ रूल्स फॉलो करने ज़रूरी है, जैसे डेबिट क्रेडिट देना पड़ेगा, वो टैली होना चाहिए, उसमें बहुत सारे कुछ रूल्स हैं। तो जो स्टैंडर्ड्स में दिए गए हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अकाउंटेंसी का पार्ट होता है, उसमें सब कुछ एक्सप्लेन किया होता है कि आपको कौन से स्टैंडर्ड फॉलो करने हैं। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका कुरान, कुरान एक धर्म ग्रंथ है, ठीक है। कुरान में आपको आपके धर्म के बारे में सब कुछ दिया है, राइट। आपने कैसे रहना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, ये सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। और उसका एक छोटा सा पार्ट रहेगा नमाज। नमाज मतलब क्या? हम प्रार्थना करते हैं ना भगवान को, आपके जो अल्लाह है उनको आप प्रार्थना करते हो, राइट। तो बड़ी कंसेप्ट कौन सी है? अकाउंटेंसी। उसमें क्या आता है? अकाउंटिंग। उसमें छोटा सा पार्ट क्या है? बुक कीपिंग, ठीक है। तो जैसे अगर आप बड़ी मतलब जहां पे आपको नॉलेज दिया गया है, सब कुछ बताया गया है उसके बारे में, जैसे कुरान में बताया गया है सब चीजों के बारे में, तो वो एक ग्रंथ हो गया। जैसे भगवत गीता हिंदू धर्म की जो है, उसमें सब कुछ बताया गया है। वैसे अकाउंटेंसी ऐसी चीज है जिसमें सब कुछ नॉलेज दिया गया है कि अकाउंटिंग में क्या करें, कौन से प्रिंसिपल फॉलो करें, कौन से स्टैंडर्ड फॉलो करें, कौन सी प्रोसीजर फॉलो करें, सब कुछ दिया गया है, ठीक है। उसका छोटा सा पार्ट होता है अकाउंटिंग। ओके स्टूडेंट्स, हम थे अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग और बुक कीपिंग पे। तो बुक कीपिंग मतलब क्या? सिर्फ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, ठीक है। अकाउंटिंग मतलब क्या? रिकॉर्डिंग, अरे सॉरी उसमें दो आते हैं ना बुक कीपिंग में भी, रिकॉर्डिंग और क्लासीफाइंग, ठीक है। लेकिन हम बात करें अगर अकाउंटिंग की, तो उसमें रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, चार चीज़ें आती है। और अकाउंटेंसी की अगर बात करें तो उसमें तो वो सबसे बड़ी कंसेप्ट है जिसमें क्या दिया है, इट इज सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें सिस्टमैटिक नॉलेज दिया है अकाउंटिंग प्रोसेस से रिलेटेड, और उसमें स्टैंडर्ड्स, प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर सब कुछ दिया है अकाउंटिंग के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है? देखो बच्चों, बहुत स्टूडेंट्स का यही था फोकस कि सर आप अगर अकाउंटिंग टर्म्स या प्रिंसिपल्स ले रहे हो तो हमें अकाउंटिंग जल्दी समझ जाएगा, राइट।
तो यही सब प्रिंसिपल्स हम देखने वाले हैं एक एक, लेकिन थोड़ा सा ट्रेलर देखते हैं पहले क्या दिया हुआ है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर, ये क्या है एग्जैक्टली, बेसिक नॉर्म्स एंड एजम्पशंस डेवलप्ड एंड इस्टेब्लिश्ड एज द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल मतलब कुछ छोटे छोटे प्रिंसिपल्स है, कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट से जिसका यूज करके, जिसको समझने के बाद आपको अकाउंटिंग समझना डेफिनेटली इजी जाएगा। ठीक है, यस। तो प्रिंसिपल्स मतलब ओवरऑल हमें नॉलेज मिलेगा कि अकाउंटिंग करते हुए हमें कौन सी चीज़ें फॉलो करनी है, कौन से रूल्स फॉलो करने हैं। ठीक है, प्रिंसिपल्स। बच्चों नॉर्मली रूल्स मतलब हम रूल वर्ड यूज करते हैं, लेकिन अगर कोई रूल ऐसा है जो यूनिवर्सली एक्सेप्ट हो जाए, मतलब पूरी दुनिया उसको एक्सेप्ट कर ले रूल, तो उसे बोलते हैं प्रिंसिपल्स। ठीक है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड रूल बोले तो प्रिंसिपल। तो वैसे ये अकाउंटिंग के प्रिंसिपल से, मतलब अकाउंटिंग अगर करना है तो ये चीजें आपको फॉलो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, उसमें फर्स्ट कंसेप्ट है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। ठीक है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट में एग्जैक्टली इनका क्या कहना है भाई, ये हूं मैं और ये मैं नहीं, यहाँ पे मैं नहीं चाहिए था, यहाँ पे था मेरा बिजनेस। ये मेरा बिजनेस और ये हूं मैं ओनर। बच्चों मेरे बिजनेस में मैंने खुद ने पैसा लाया। ठीक है, मुझे बिजनेस स्टार्ट करना था, मैंने घर से पैसा लाया। ये मेरा एसेट है या लायबिलिटी है? मुझे बताओ, ये बिजनेस के लिए एसेट है या लायबिलिटी है? ओके, यस 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 यस, वेरी नाइस। देखो बच्चों, ये बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, सबका कहना है और सही भी है। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या बोलता है? दो चीजें अलग अलग है। क्या? बिजनेस यूनिट इज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम ओनर। तो ओनर अलग और बिजनेस अलग। तो इसलिए द पर्सन हु सप्लाई कैपिटल टू इट, देखो मतलब ओनर मतलब नॉर्मली कौन, जो बिजनेस में कैपिटल सप्लाई करता है। तो अभी देखो ये क्लास मेरा अकेले का है। ठीक है, मेरा नाम है के कुणाल कटारिया और मेरे क्लास का नाम है के सी ए, कुणाल कटारिया कॉमर्स एकेडमी। ठीक है, अब के और के सी ए देखा जाए तो सब कुछ मेरा ही है, जो भी इनकम आ रहा है मेरा ही है, जो खर्चा कर रहा हूं मैं ही कर रहा हूं, जो भी लाया मैंने ही लाया, सब कुछ ओके। लेकिन अकाउंटिंग के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए दो चीजें अलग है, पर्सन अलग और बिजनेस अलग। इसे बोलते हैं बिजनेस एंटिटी। ठीक है, तो इसलिए हम कैपिटल लायबिलिटी में क्यों लिखते हैं? क्योंकि ओनर को अलग ट्रीट करते हैं बिजनेस से। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट ओनली बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बच्चों बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी हम सिर्फ बिजनेस के ट्रांजैक्शन लिखेंगे। देखो बिजनेस में से घर पे पैसा लेकर गया ना, तो ऑब्वियसली हम लिखेंगे, क्योंकि बिजनेस से पैसा जा रहा है ना, तो उसे बोलते हैं ड्रॉइंग्स। लेकिन अगर पर्सनल घर पे लेकर गया पैसा और घर से किस पर्पस के लिए खर्चा किया, वो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि हम अकाउंटिंग अपने जेब का नहीं, पर्सनल नहीं, हमारे बिजनेस का अकाउंटिंग। ठीक है, तो पर्सनल ट्रांजैक्शंस ऑफ द ओनर्स आर नॉट रिकॉर्डेड। यहां पे पर्सनल ट्रांजैक्शन कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं की। नेक्स्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। सेकंड कंसेप्ट है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मतलब क्या? हर चीज मनी में मेजर करो, सिंपल है। सो देखो, ओनली दोज ट्रांजैक्शंस विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड इन द अकाउंट्स। ओके, तो ऐसे जो ट्रांजैक्शंस है जो मनी में एक्सप्रेस कर सकते हैं, मनी में काउंट कर सकते हैं, उससे बोलते हैं मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। ओके, देखो अगर कोई चीज है, जैसे मैंने अगेन एग्जांपल, डेथ ऑफ पार्टनर, किसी पार्टनर की या फिर किसी एम्प्लॉय की डेथ हो गई, बिजनेस को लॉस हुआ, तो कितना लॉस हुआ क्या आप इन टर्म्स ऑफ मनी बता सकते हो? नहीं ना, तो अकाउंटिंग में नहीं आएगा। समझ रहा है? तो जो भी चीजें मॉनिटरी है, जो आप पैसे में मेजर कर सकते हो रुपीज में, वही सिर्फ हम बिजनेस में दिखाएंगे। इसे बोलते हैं मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। ठीक है, तो ट्रांजैक्शंस विच डू नॉट इन्वॉल्व मनी विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इसलिए जो ट्रांजैक्शंस है, यस
ओके ओके, देखो बच्चों, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या बोलता है? मनी मेजरमेंट कंसेप्ट सिंपली सेज, जो चीज, जो ट्रांजैक्शन आप मनी में, पैसे में मेजर कर सकते हो, सिर्फ उसका बिजनेस में रिकॉर्डिंग किया जाएगा। अगर ऐसा कोई ट्रांजैक्शन है जो आप पैसे में नहीं मेजर कर सकते, तो ट्रांजैक्शन देखो, अभी हाईलाइट किया मैं पोर्शन, वहां पे ध्यान दो। द ट्रांजैक्शन विच डू नॉट इन्वॉल्व मनी विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट, तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग नहीं किया जाएगा। ओके, एग्जाम्पल बार्टर ट्रांजैक्शन बच्चों, मतलब नीचे तो दिया हुआ ही एग्जाम्पल, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, बार्टर ट्रांजैक्शन, ठीक है। यस, बार्टर ट्रांजैक्शन मतलब क्या, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, वापस कंटिन्यू कर रहा हूँ। मेरे पास टोमेटो है और मुझे एप्पल चाहिए, ठीक है, तो मैंने उसको टोमेटो दे दिए, उसके बदले में एप्पल ले लिए। ना कैश आया ना कैश गया, ना हम इन टर्म्स ऑफ रुपीज में बोल भी नहीं सकते कि कितने के टोमेटो गए और कितने का एप्पल मिला, रुपीज में पता ही नहीं है। इसे बोलते हैं नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन, इसी का मतलब होता है बारिटर ट्रांजेक्शन। तो ऐसे वाले ट्रांजेक्शन अकाउंट्स में नहीं लिखते, ठीक है। हाँ, यस यस बच्चों, वेरी नाइस, नॉन मॉनिटरी। ओके, हाँ देखो यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है आगे। इफ अ बिजनेस हैज 5 कंप्यूटर, बिजनेस में मेरे पास क्या है, 5 कंप्यूटर है, 2 टेबल है, 3 चेयर है, तो एसेट्स कैन नॉट बी एडेड टू यूजफुल इंफॉर्मेशन। अरे ये इंफॉर्मेशन काम की नहीं है जब तक मुझे ये नहीं पता कि कंप्यूटर 1 लाख रुपए के है, ठीक है, टेबल 10,000 का है, चेयर 1500 की है, तब तक वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ रहे हो। तो वो मनी में मेजर करना जरूरी है। नेक्स्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। बच्चों यहाँ पे प्रिंटिंग की वजह से थोड़ा सा इधर उधर हिल चुका है, तो आप समझ जाओ भावनाएं। गोइंग कंसर्न, ठीक है, गोइंग कंसर्न मतलब क्या, बिजनेस कंटिन्यू चलता रहे, गोइंग चलता रहे जब तक सूरज चांद रहेगा, आपके बिजनेस का नाम रहेगा, ठीक है। सो देखो, बिजनेस इज गोइंग कंसर्न एंड विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन फॉर अ फोरसीएबल फ्यूचर। ओके, देखो बच्चों, नॉर्मली अगर कोई भी बिजनेस चल रहा है तो अकाउंट्स में एज्यूम किया जाता है कि ये बिजनेस कंटिन्यू चलता रहेगा, इस साल, अगले साल, फॉरसीएबल फ्यूचर मतलब कुछ सालों तक, ठीक है, 5-10 सालों तक, फ्यूचर में कुछ सालों तक ये बिजनेस कंटिन्यू ऐसे ही चलते रहेगा, बिजनेस बंद नहीं होगा, ऐसा एज्यूम किया जाता है गोइंग कंसर्न, ठीक है। ओके, यस, मैं बुक के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं बच्चों, ठीक है, ध्यान दो, याद रखो, एंड में बताऊंगा। यस, ओके, देखो बच्चों, पहली बात तो ये कि अगर आपको पता होगा, कंपनी देखो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, सुना होगा ना आपने। कंपनी के केस में कैसा होता है कि कंपनी चलती रहती है, मतलब पर्सन की डेथ भी हो गई तो भी कंपनी चलती रहती है, ठीक है, क्योंकि पर्सन अलग और कंपनी का एग्जिस्टेंस अलग होता है लीगली। जैसे जमशेद जी टाटा, इन्होंने टाटा कंपनी स्टार्ट की थी, अब उनके बाद उनके वारिस ऐसे एक जनरेशन करते करते अब रतन जी टाटा तक कंपनी है, तो इवन मतलब बहुत अच्छे दिल के आदमी रतन टाटा जी, लेकिन इनको बोल रहा हूँ एग्जांपल के लिए, अगर उनकी हेल्थ को कुछ हो भी जाए तो कंपनी चलती रहेगी। ओके, ये प्रैक्टिकली लीगली पॉसिबल होता है कंपनी के केस में, ठीक है। लेकिन अकाउंटिंग का क्या कहना है कि कोई भी टाइप का बिजनेस हो, सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब क्या, अकेले का बिजनेस, सोल मतलब सिंगल, सोलो निकलते हैं ना हम, सोलो फोटो मतलब सिंगल का फोटो ना, अकेले का, तो सोल मतलब सिंगल पर्सन, और प्रोप्राइटरशिप मतलब एक अकेले का बिजनेस, उसे बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। तो मेरे केस में कैसा है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, नहीं मेरा एग्जांपल नहीं दूंगा मैं, मेरे कॉम्पिटिटर की बात करता हूं, अगर उसकी डेथ हो जाए तो क्लास बंद हो जाएगा, उसका बिजनेस बंद हो जाएगा। प्रैक्टिकली होता है ऐसा, बिजनेस में प्रॉफिट होता है, कभी लॉस होता है, एंड सो ऑन, वो सब सेकेंडरी है, अकाउंटिंग एज्यूम करता है। अकाउंटेंसी में बोला गया है कि आप जब भी अकाउंटिंग करोगे तो नॉर्मली एज्यूम करो कि बिजनेस कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है। बाकी कंफर्म तो कुछ नहीं ना यार, कंफर्म तो कुछ भी नहीं है, आज मैं हूं, कल रहूंगा या नहीं, कल बिजनेस बंद हो जाएगा, किसको पता, लेकिन एज्यूम करो जब तक कुछ होता नहीं है। देखो आगे दिया हुआ है,
गोइंग कंसर्न कंसेप्ट इन्फ्लुएंस अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस इन रिलेशन टू वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अब देखो इस चीज का फर्क क्या पड़ रहा है सर, क्या फर्क पड़ता है? आपने एज्यूम किया कि सालों तक चलेगा, और अगर हमने कंसिडर ही नहीं किया कि नहीं भाई बिजनेस बंद हो जाएगा, तो उससे फर्क क्या पड़ने वाला है? उससे फर्क पड़ेगा एसेट्स और लायबिलिटीज के वैल्यू पे। ओके, कैसे? तो देखो फॉर एग्जांपल मेरे पास मशीनरी है 1 लाख रुपए की, और मुझे लगता है कि उसकी लाइफ 10 साल है। 1 लाख की मशीनरी है, मुझे लगता है उसकी लाइफ कितनी है? 10 ईयर्स। तो बच्चों उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। अब डिप्रिसिएशन मतलब क्या? एसेट की वैल्यू कम होना, उसे बोलते हैं डिप्रिसिएशन। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हर साल बिजनेस की वैल्यू, मतलब वो जो मशीनरी है उसकी वैल्यू 10,000 10,000 10,000 ऐसे कम होते होते 10 साल के बाद उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। राइट? कंफर्म पता है क्या किसी को वो मशीन 10 साल चलेगी? किसी को कोई गारंटी नहीं है। कार ली, मुझे लग रहा था 5 साल चलेंगे, ठोक दी भाई, 2 दिन में खलास हो गई, डायरेक्ट खत्म हो गई। हो सकता है, ठीक है, लेकिन ऐसा डायरेक्टली वैल्यू कम ना करते हुए हम एज्यूम करते हैं कि ये एसेट लॉन्ग लाइफ चलेगी, इसलिए एसेट्स और लायबिलिटीज ऐसे वैल्यू पे हम दिखाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बोलिए। नहीं 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 नहीं, पहली बात तो ये है कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब बनाते हो, आपका बिजनेस कब स्टार्ट हुआ, उसको कितने साल हुए, सब बाजू में। ओके, जब अरे नहीं 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 नहीं, यस यस, सुनो बच्चों, देखो फॉर एग्जांपल अगर मुझे लग रहा है, दो दो सिचुएशन बता रहा हूं, ठीक से सुनो, ठीक है। ये इसका नाम है सुखीराम। सुखीराम क्यों? क्योंकि ये प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है। और ये पर्सन है, इसका नाम है दुखीराम। क्यों? बेचारा दुख में है, लॉस में बिजनेस चल, ठीक है। अब इसका बिजनेस प्रॉफिट में है, इसलिए आपका जो कहना है कि प्रॉफिट में है, तो मुझे इसको लग रहा है कि बिजनेस कंटिन्यू करेंगे। और इसका बिजनेस लॉस में है, तो ये सोच रहा है कि बिजनेस डिसकंटिन्यू करेंगे, ठीक है। नॉर्मली बिजनेस में हर बार सोचा जाता है कि बिजनेस कंटिन्यू फ्यूचर तक चलता रहेगा, ठीक है। इन केस आपने सोच लिया है कि आपको बिजनेस बंद करना है, ओके, आपने डिसाइड कर लिया है बिजनेस बंद करना है, तभी ये गोइंग कंसर्न एजम्पशन फॉलो नहीं करना है। तो उस साल में, जिस साल हमने सोच लिया कि बिजनेस बंद करना है, उस साल में एसेट्स के वैल्यू फटाक से कम कर देंगे। एसेट्स लायबिलिटीज की वैल्यू जितना दिखाया हुआ है कि हमारे पास इतनी 1 लाख की मशीनरी है, वो फटाक से कम कर देंगे, क्योंकि हम मशीनरी बंद, बिजनेस बंद कर रहे हैं, और एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी, बाहर वालों को किसी को बेचना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका प्रॉफिट या लॉस से कोई लेना देना नहीं है। जब आप अकाउंटिंग करोगे, आप बुक कीपिंग करोगे, स्टार्टिंग से आपके माइंड में यही होना चाहिए, क्या? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, बिजनेस चलता रहेगा, ये एज्यूम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट में क्या है, देखो, एसेट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट, या फिर इसको दूसरा नाम है एक्विजिशन कॉस्ट। ओके, देखो बच्चों, एक पुरानी बात है, लैंड, मैंने एक मतलब मैंने नहीं, मेरे दादाजी ने एक लैंड लेके रखी है, ठीक है। उस जमाने में मेरे दादाजी ने वो ली थी 60,000 में, 60,000 रुपए में। आज उसकी कीमत 6 करोड़ रुपए। सर क्या बात कर रहे हो? अरे होता है ना बच्चों, रियलिटी में भी होता है ना ऐसा। दादाजी ने ली, मतलब बहुत साल हो गए उसको, तो दादाजी ने 60,000 में ली, उसकी कीमत आज की 6 करोड़ है मार्केट वैल्यू। तो क्या हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, मतलब बैलेंस शीट में 6 करोड़ दिखाएंगे? नहीं नहीं, हम बैलेंस शीट में 60,000 ही दिखा सकते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट में सीधा बोला गया है, एसेट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल मतलब हिस्ट्री, मतलब पुरानी, पुरानी मतलब जिस दिन एक्वायर किया, जिस दिन एसेट खरीदा था हमने, उस दिन की वैल्यू, उसी पे हम एसेट दिखाएंगे। ओके, एक्सक्लूजन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन बैलेंस शीट, प्लीज आंसर। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट।
मनी मेजरमेंट कंसेप्ट बोलता है कि ह्यूमन रिसोर्स जो है वो आप बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकते, ठीक है, क्योंकि आप वो मेजर नहीं कर सक रहे। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्या है ये? ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, DUALASPECT, वो एस थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है, ASPECT, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। अब ये ड्यूअल एस्पेक्ट मतलब क्या? दो साइड, हर कॉइन के दो साइड होते हैं ना, वैसे हर ट्रांजैक्शन के दो साइड है, मतलब एक डेबिट और एक क्रेडिट, तो दोनों कंसिडर करना जरूरी है। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एवरी ट्रांजैक्शन और इवेंट हैज टू एस्पेक्ट, दैट इज ड्यूअल इफेक्ट, हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट। देखो एग्जांपल भी दिया हुआ है। अरुण स्टार्ट अ बिजनेस विथ कैश ₹5 लाख। अरुण ने बिजनेस स्टार्ट किया 5 लाख रुपए के साथ, ठीक है। तो बिजनेस में क्या आया? कैश आई, राइट। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ऑन वन हैंड द बिजनेस गेट्स कैश, बिजनेस में कैश आई, राइट। कैश अकाउंट रियल अकाउंट होता है और कैश आ रही है तो कैश को हम डेबिट दे देंगे, ये तो एक इफेक्ट हुआ। लेकिन दूसरा क्या? द बिजनेस हैज टू पे अरुण, बिजनेस को अरुण को 5 लाख रुपए देने भी है ना, अगर आज लिए तो देने भी है, इसलिए कैपिटल अकाउंट हम लिखते हैं, ओनर ने पैसे दिए। कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट, और वो गिवर है ना, इसलिए उसको क्रेडिट, एक इफेक्ट डेबिट और दूसरा क्रेडिट, ठीक है। यस, डबल एंट्री सिस्टम, बस डबल एंट्री सिस्टम मतलब ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, दो इफेक्ट, दो, एक डेबिट और एक क्रेडिट। आगे दिस फ्रॉम दिस कंसेप्ट, ये देखो अकाउंटिंग इक्वेशन बच्चों, हम जल्दी ही सीखने वाले हैं अकाउंटिंग इक्वेशन, जिसमें हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व भी करने वाले हैं अकाउंटिंग इक्वेशंस पे, ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन याद रखना बच्चों, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू एसेट, आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इन तीनों में से कुछ भी एक मिसिंग रहेगा, शायद कैपिटल नहीं देंगे, ये दो चीजें दे देंगे, कैपिटल फाइंड करो, ठीक है। उल्टा हो सकता है, लायबिलिटीज पूछा है, कैपिटल और एसेट दिया हुआ है, ओके, या फिर दोनों दिया है, कैपिटल लायबिलिटीज एसेट फाइंड करो, तो तीनों में से कुछ भी एक चीज मिसिंग रहेगी जो हमें फाइंड करनी पड़ेगी, इसलिए इक्वेशन याद रखो, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू एसेट। नेक्स्ट पीरियोडिक कंसेप्ट। अब ये पीरियोडिक कंसेप्ट क्या है? पीरियोडिसिटी, देखो बच्चों, हर साल हम जो भी रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं बुक कीपिंग में, हर साल बुक्स भी बदले जाते हैं। अगर आपने कभी देखा होगा या फिर आपके पेरेंट्स कोई बिजनेस वगैरह करते होंगे तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब वो जिसमें लिख के रखते हैं ना, वो हर साल बदलते हैं। अगर हिंदू धर्म की बात करें तो शायद दिवाली पे बदलते हैं। अगर इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से सोचे तो कोई 1 जनवरी से नई डायरी खरीदता है, मतलब नया हिसाब मेंटेन रखता है। और अकाउंटिंग से देखें तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, ठीक है। तो हम सिर्फ 1 अप्रैल से 31 मार्च पे फोकस करेंगे। दिस कंसेप्ट डील्स विद प्रिपेयरिंग अकाउंट्स फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। बच्चों हर साल अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं ना हम, साल मतलब ईयर क्या हो गया? पीरियोडिक कंसेप्ट, पीरियोडिसिटी। एक साल देखो, हर साल में हम देखेंगे कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, तो हम 2-2 महीने में नहीं चेक करते ना, एक साल का बनाते हैं, तो वो होता है पीरियोडिक कंसेप्ट, ठीक है। तो नॉर्मली पीरियड एक साल का होता है। सो देखो, नॉर्मली 1 ईयर फॉर द मेजरिंग परफॉर्मेंस, नॉर्मली कितना टाइम लगता है? 1 साल, ओके। तो हेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड आफ्टर एवरी अकाउंटिंग पीरियड एंड नॉट एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ। तो डायरेक्ट बिजनेस खत्म हुआ, हमने 6 साल बिजनेस किया और 6 साल के बाद प्रॉफिट देखेंगे, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। तो अकाउंटिंग पीरियोडिसिटी कंसेप्ट के हिसाब से रीजनेबल क्या होता है? 1 ईयर, ये एक पीरियड रीजनेबल है, और हर 1 साल के बाद हम जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो क्लोज करते हैं और देखते हैं प्रॉफिट या लॉस है तो कितना है, ठीक है। नेक्स्ट मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग, साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे, यहां पे क्या मैच किया रे? एक्सपेंस को इनकम के साथ कभी मैच किया रे, ये मैचिंग कंसेप्ट है बच्चों। देखते हैं क्या है, इसका एग्जांपल भी दूंगा मैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट रेवेन्यू ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड आर मैच्ड विथ एक्सपेंस इनकर्ड ड्यूरिंग दैट पीरियड टू अर्न रेवेन्यू ड्यूरिंग दैट पीरियड। अरे बाप रे, ये थोड़ा बड़ा सेंटेंस हो गया और हेवी डोज हो गया, एकदम पार्ट टुकड़े टुकड़े से बताता हूं एग्जाम्पल के साथ, डोंट वरी, सुन लो। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, अंडरलाइन किया हुआ पार्ट है, उस पर ध्यान होना चाहिए आपका। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट रेवेन्यू ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड,
रेवेन्यू मतलब क्या, इनकम, ठीक है, इनकम। तो ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड साल भर में जितना इनकम हुआ आर मैच्ड विथ, ये मैच करना है किसके साथ, एक्सपेंस के साथ, साल भर में जितने एक्सपेंसेस हुए उसके साथ, ओके, ड्यूरिंग दैट पीरियड। टू अर्न द रेवेन्यू ड्यूरिंग दैट पीरियड, मतलब इनकम कमाने के लिए जितना खर्चा हुआ उस साल में उसके साथ वो मैच करो, ओके। नेक्स्ट, तो ये कंसेप्ट क्यों दिए एग्जैक्टली, दिस कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन एक्रूअल कंसेप्ट एंड पीरियोडिसिटी कंसेप्ट, ओके। अब ये एक्रूअल कंसेप्ट क्या है, देखो बच्चों एग्जांपल पे आता हूं मैं। हुआ ऐसा, मैंने जम्मू कश्मीर में बैच स्टार्ट कर दी अकाउंट्स की, ठीक है, अकाउंट असिस्टेंट की बैच मैंने स्टार्ट कर दी। 50 स्टूडेंट्स आ गए क्लासेस के लिए, 50 स्टूडेंट्स। लेकिन ये बात कब की है, 50 स्टूडेंट ज्वाइन हुए, ये बात है मार्च मंथ की, मार्च महीने की बात है, ठीक है। 50 स्टूडेंट्स जो है सब ने, फॉर एग्जांपल मान लो 2000 रुपीज फीस है, ठीक है, तो 50 इंटू 2000 कितने हो गए, 1 लाख, राइट। 1 लाख रुपए सबने मुझे मार्च महीने में एडवांस फीस पेड कर दी, समझ लो बच्चों, ठीक से समझो, 1 लाख रुपीज एडवांस में पेड कर दिए, ओके। आगे, लेकिन ये कोर्स स्टार्ट तो मार्च में हुआ, कंप्लीट कब हुआ, जून में, मार्च अप्रैल मई जून, ये 4 महीने मेरी बैच चली और 4 महीने के बाद सिलेबस कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब जो मेरे क्लासरूम का रेंट है, ऐसा समझ लो मुझे सिर्फ रेंट एक ही एक्सपेंस है, बाकी कोई खर्चा नहीं है, तो 10,000 रुपीज रेंट है, 10,000 10,000 10,000 10,000 जो मैं हर मंथ पेड करने वाला हूं, ठीक है। हर एक कंसेप्ट के, ओके। देखो बच्चों, हर कंसेप्ट के लिए एग्जांपल है ही नहीं ना। अभी पीरियोडिसिटी के लिए क्या एग्जांपल दूं, 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये साल होता है, तो इसके लिए एग्जांपल नहीं है ना। जहां पे एग्जांपल है तो मैं दे ही दूंगा ना, अलग स्लाइड पे बोलो, आप जो लिखा हुआ है ये बोलो, आप जहां पे भी एग्जांपल अगर है उससे रिलेटेड तो मैं ऑटोमेटिक दे दूंगा, तो नो नीड टू आस्क, मतलब आपको पूछने की जरूरत नहीं है, मैं बता ही दूंगा, ठीक है। सर इट इज नॉट नेसेसरी एनी एक्सपेंस आइडेंटिफाई एवरी इनकम, मतलब क्या बोल रहे हैं भाई, ये तो नहीं समझा मुझे। इट इज नॉट नेसेसरी एवरी एक्सपेंस आइडेंटिफाई एवरी इनकम, मतलब क्या, कुछ एक्सपेंसेस ओके ओके। तो आपका ओवरऑल कहना है कि कभी कभी डायरेक्टली इनकम के साथ एक्सपेंस मैच नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि कुछ एक्सपेंसेस टाइम पे डिपेंड होते हैं, हर बार इनकम पे डिपेंड नहीं होते, राइट। यस, उसी का एग्जांपल मैं दे रहा हूं बच्चों। अब आपने जो फीस मुझे दे दिया मार्च महीने में 1 लाख रुपए दे दिए, ठीक है। अब मेरा जो ईयर एंड हो रहा है, फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021, ये फाइनेंशियल ईयर है, तो 31 मार्च को मुझे 1 लाख रुपए तो मिल गए, मतलब वो इस साल की इनकम हो गई, राइट। लेकिन इस साल खर्चा कितना हुआ, सिर्फ 10,000, राइट ना, खर्चा कितना हुआ, सिर्फ 10,000, मतलब क्या दिख रहा है अकाउंट्स में, 90,000 मेरा प्रॉफिट हुआ इस साल, 90,000 मेरा प्रॉफिट हुआ। नेक्स्ट ईयर मेरा खर्चा कितना हुआ है, 30,000, और इनकम कितना है, 0, मतलब समझ लो एग्जांपल के लिए कि एक ही बैच है मेरे पास, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। सो हुआ ऐसा, जब आपने 1 लाख रुपए दिए तो सिर्फ मार्च महीने का रेंट पे किया था 10,000, तो क्या दिख रहा है आपको, प्रॉफिट दिख रहा है 90,000। और जब नेक्स्ट ईयर में बैच नहीं आई, एक भी बैच नहीं हुई, तो फिर सिर्फ एक्सपेंस दिख रहा है 30,000, मतलब 30,000 ये लॉस दिख रहा है, और यहाँ पे 90,000 प्रॉफिट दिख रहा है, राइट, जो कि गलत है। देखा जाए तो मुझे आपकी बैच कंडक्ट करके कितना प्रॉफिट हुआ, 60,000, राइट ना, 40,000 रुपये रेंट लगा और लाख रुपए आपसे फीस आई, सो 60,000 प्रॉफिट हुआ। ये लॉजिकल भी और सही भी है, लेकिन ये कब होगा,
जब आप इसको मैच करोगे, एक्सपेंस और इनकम को मैच करोगे, ठीक है। अब सवाल ये है सर ये मैच कैसे करें, ये पीरियड तो अलग अलग है, मार्च अप्रैल मई वगैरह। देखो बच्चों ये जो 1 लाख रुपए मिले हैं मुझे, नो डाउट कैश तो मार्च महीने में ही मिल गई, लेकिन क्या वो इनकम सिर्फ मार्च महीने की है? नहीं ना, मार्च महीने की नहीं है, 4 महीने की बैच है ना। मार्च अप्रैल मई जून, जब 4 महीने में पढ़ाऊंगा तब एक्चुअल में मेरे 4 महीने की इनकम है 1 लाख रुपए, राइट। तो ये अगर पर मंथ सोचा जाए तो कितना इनकम हुआ मेरा? 25,000। तो मैंने क्या दिखाना चाहिए मार्च मंथ में, मार्च महीने में मैंने दिखाना चाहिए कि मेरा इनकम था 25,000 और एक्सपेंस था 10,000, मतलब मेरा प्रॉफिट हुआ 15,000। ये दिखना चाहिए इस साल के एंड में, इस साल के एंड में 31 मार्च को। लेकिन सर आपको तो आ गए ना 1 लाख रुपए, तो आप वो 75,000 के वापस दे दोगे, उसका क्या करोगे? अरे नहीं नहीं बच्चों, 1 लाख रुपए जो आए ना, 1 लाख रुपए इतना कैश आया, कबूल है। 1 लाख रुपए कैश में से 25,000 में दिखाऊंगा इनकम, 25,000 इनकम, क्योंकि वो इस महीने का है। और जो 75,000 जो एक्स्ट्रा आए हैं एडवांस में, वो होगी मेरी लायबिलिटी। सर पैसे आए तो लायबिलिटी कैसे? पैसे आ गए ना, अच्छी बात है ना सर। बच्चों किसी से एडवांस में लेके रखा, उसे हम लायबिलिटी बोलते हैं। मतलब ये प्री रिसीव्ड इनकम है, अगर टेक्निकल टर्म बोलूं मैं, प्री रिसीव्ड इनकम मतलब एडवांस में रिसीव्ड इनकम। किसी से एडवांस में पैसे मिल गए, वो हमारी लायबिलिटी होती। तो इस साल में मैं सिर्फ 25,000 इनकम दिखाऊंगा, पूरे 1 लाख नहीं। क्यों? एक्सपेंस इनकम मैच करने के लिए, ठीक है। प्रीपेड नहीं रहे, प्रीपेड तो एक्सपेंस होता है ना, प्रीपेड एक्सपेंस हम देते हैं ना, प्री रिसीव्ड एडवांस में मिला है, तो ये प्री रिसीव्ड इनकम हुआ, समझ रहे हो। एक्सपेंस का प्रीपेड होता है, यस। तो आप इसे एवरेज इनकम नहीं बोल सकते एक्चुअली, ये तो इस एग्जांपल में आपको एवरेज लग रहा है कि 4 महीने डिस्ट्रीब्यूट किया। अदरवाइज इतना ही कहना है कि उस पीरियड का जितना एक्सपेंस है उस पीरियड के इनकम के साथ मैच करो, दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट, ये है मैचिंग कंसेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट, इवन यहां पे दिया भी है, देखो, ऑल द एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द पीरियड आर नॉट कंसिडर बट ओनली एक्सपेंसेस रिलेटेड टू अकाउंटिंग पीरियड आर कंसिडर। तो हर एक्सपेंस हमें नहीं कंसिडर करना है, इस पीरियड से बिलोंग करने वाला एक्सपेंस हमें कंसिडर करना है, ओके। हाँ बच्चों 10 मिनट्स ही रहे, ठीक है, सिर्फ 10 मिनट्स, ठीक है। और मेरी बस 3 4 5 कंसेप्ट है, वो हो जाएगी आज। देखते हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, कोई जल्दी नहीं है, लेकिन 10 मिनट रहे, ठीक है। हाँ तो मैं कह रहा था बच्चों आपसे एक्सपेंसेस के बारे में। सपोज इसमें थोड़ा अलग एग्जांपल लेता हूं मैं इसी केस में। सपोज मैंने मार्च महीने में पूरा का पूरा रेंट पेड कर दिया 40,000, पूरा वन टाइम, 4 महीने का रेंट मैंने वन टाइम दे दिया, तो मार्च महीने में खर्चा कितना दिखाना चाहिए? सर आप 40,000 दो या 10,000, मार्च का एक्सपेंस तो सिर्फ 10,000 ही रहेगा। अगर 30,000 आपने एडवांस में दे भी दिए ना, तो उसे हम प्रीपेड एक्सपेंस बोलेंगे, जो हम खर्चे में नहीं एसेट में दिखाएंगे, क्योंकि हमने एडवांस में लेके रखा है। ये रहा प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, ओके। प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, ये सब कंसेप्ट जो है, एक्रूड, ये सब कंसेप्ट इसी की वजह से है, मैचिंग कंसेप्ट की वजह से, क्योंकि हमें एक्सपेंस और इनकम दोनों मैच करना पड़ता है पीरियड के हिसाब से, ओके। नेक्स्ट इज रियलाइजेशन कंसेप्ट। अब ये क्या है भाई? एनी चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट इज टू बी रिकॉर्डेड ओनली व्हेन द बिजनेस रियलाइज इट। When the assets are recorded at historical value, any change in the value is to be accounted only when it realize. अरे मैंने बोला ना, दादाजी ने प्रॉपर्टी लेके रखी थी मेरे, कितने में? 60,000 में। आज उसकी कीमत कितनी है? 6 करोड़। तो मैं क्या बैलेंस शीट में 6 करोड़ दिखा सकता हूं? नहीं दिखा सकता। क्यों? ये कंसेप्ट बोल रही है, क्या बोल रही है? रियलाइजेशन कंसेप्ट। एनी चेंज इन वैल्यू ऑफ एसेट इज टू बी रिकॉर्डेड ओनली, कब दिखाए? ओनली वेन द बिजनेस रियलाइज इट। जब आप एक्चुअल में कमा लो ना 6 करोड़, जब रियलाइज हो जाए ना पैसे, तब दिखाना, समझ रहे हो? अदरवाइज नहीं। जब तक पैसे रियलाइज नहीं होते, जब तक पैसे आपको मिलते नहीं है, तब तक हम एसेट की वैल्यू नहीं बढ़ाएंगे, दैट इज रियलाइजेशन कंसेप्ट। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव
एविडेंस कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव एविडेंस कंसेप्ट मतलब क्या? इट रिक्वायर्स दैट ऑल अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड शुड बी बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव एविडेंस। तो आप अगर अकाउंटेंट हो, आप अगर रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हो, रिकॉर्डिंग कर रहे हो, हर ट्रांजैक्शन, कोई भी ट्रांजैक्शन हो, लिखने के पहले उसका एविडेंस, प्रूफ होना चाहिए, ठीक है? प्रूफ के सिवा कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ना करें। नेक्स्ट, एक्रूड कंसेप्ट या फिर एक्रूअल कंसेप्ट, सॉरी। द इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस आर रिकॉग्नाइज्ड ऑन मर्केंटाइल बेसिस। मतलब क्या? अरे कौन सा वाला ये एविडेंस कंसेप्ट? कुछ नहीं है भाई, प्रूफ। अभी फॉर एग्जांपल सेल्स लिखना है ना, मैंने अकाउंटेंट को, या फिर मैं अकाउंटेंट हूँ, मुझे ओनर ने बोला कि 50,000 का सेल किया मैंने, एक को लिख दे, एंट्री कर दे। मैंने बोला पहले मुझे सेल्स बिल दिखाओ, जब मैं सेल्स बिल देखूंगा तभी मैं एंट्री करूंगा। तो डॉक्यूमेंट है, एविडेंस है, उसी के बेस पे रिकॉर्डिंग किया, दैट इज ऑब्जेक्टिव एविडेंस कंसेप्ट। ओके, नेक्स्ट, एक्रूअल कंसेप्ट। एक्रूअल कंसेप्ट क्या होता है? हाँ, इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस आर रिकॉग्नाइज्ड ऑन मर्केंटाइल बेसिस। बोलो। बट यस बट, अरे हाँ, लेकिन ये आपको लग रहा है ना बच्चों, और किस, सबको लग रहा है क्या ये ऐसा ही? ये स्टूडेंट डू रिप्लाई फास्ट। ठीक है, फास्ट 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 रिप्लाई करो जल्दी। वी हैव टू स्टॉप और कंटिन्यू। कितने मिनट बाकी वैसे बाय द वे? 5-6 मिनट तो बाकी है। ठीक है स्टूडेंट्स, बढ़िया है, हम यहीं से कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, एक्रूअल कंसेप्ट से कंटिन्यू करेंगे। स्टूडेंट्स, जो भी आपके पास बुक है, जो भी रेफरेंस बुक आप देख रहे हो, तो आप एक काम करो कि ये वाली कंसेप्ट है एटलीस्ट रिवाइज करने का ट्राई करो। ठीक है स्टूडेंट्स, किसी ने पूछा था कि ये बुक कौन सा है सर, आप बुक का नाम बता दो। जिसका फर्स्ट लेक्चर है उनके लिए दिखा रहा हूँ। देखो बच्चों, ये बुक है गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु का जो अकाउंटेंसी का बुक है। ठीक है, अगर आपको नहीं मिलता है तो पीडीएफ है मेरे पास, मतलब मैंने ग्रुप पे सेंड किया हुआ है। आप अगर लेट ज्वाइन हुए तो यू कैन आस्क, आई विल सेंड यू पीडीएफ। ठीक है, तो पीडीएफ मिल जाएगा। इट इज़ गुड बुक, और डोंट वरी, अगर आपके पास नहीं है तो टेंशन लेने जैसी कोई चीज़ नहीं है। जो है यार उसमें से पढ़ो, कोई टेंशन नहीं, कोई भी बुक से पढ़ो। कंसेप्ट तो वही है, कंसेप्ट कभी बदल नहीं सकती, कोई भी राइटर हो, कंसेप्ट इज फाइनल। ठीक है फ्रेंड्स, इसी जोश के साथ कल मिलते हैं। बस खा पी के बैठना बच्चों, कल करेंगे कंटिन्यू। तब तक के लिए आपसे लेता हूं अलविदा। बाय बाय बच्चों, टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग।